हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन को का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये जानेंगे कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय स्वशासन कहते किसे हैं? स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि स्थानीय स्तर का जो शासन है, जो प्रशासन है, वह स्थानीय स्तर के लोगों द्वारा ही किया जाए। तो ऐसे विचार को, ऐसी परिकल्पना को और ऐसे कार्यकरण को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जो स्थानीय स्वशासन है, यह दो तरीके से इसको देख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन एक तो क्षेत्रीय रूप में और एक कार्य के रूप में। क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो जैसे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यह एक क्षेत्र सुनिश्चित है। ग्राम पंचायत में गांव का क्षेत्र, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक का क्षेत्र, जिला पंचायत में पूरे जिले का क्षेत्र। तो यह क्षेत्रीय प्रारूप है इसका। इसके दो भाग हैं, हमने बताया आपको स्थानीय स्वशासन की। तो क्षेत्र स्तर पर ऐसे समझते हैं और कार्य स्तर पर ऐसा समझते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत के पास गांव की साफ सफाई, गांव में प्रकाश की व्यवस्था, मेला, हाट इत्यादि की व्यवस्था, ये करना। तो कार्य के स्तर पे और क्षेत्र के स्तर पे ये बातें हुई। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है, इसका इतिहास हमारे देश में क्या रहा है। अगर वैदिक काल में हम चले, प्राचीन काल जिसे हम कहेंगे, तीन कालों में देख लें। अगर प्राचीन काल में हम जाएंगे तो प्राचीन काल में वैदिक काल, जिसे हम वैदिक काल कहेंगे, वैदिक काल में दो तरह की संस्थाएं थी। एक सभा और दूसरा समिति। जो सभा थी, इस सभा में गांव के सभी परिवार के जो बुजुर्ग थे, सबसे सीनियर मेंबर था गांव परिवार का, वो सभा का सदस्य होता था। अपेक्षाकृत छोटी और निर्णायक बॉडी हुआ करती थी। और जो समिति थी, इसमें सारे लोग उस गांव के या उस जो कबीला था, टोला था, जो भी था, उसके सारे लोग उस समिति के सदस्य होते थे। और वो सब मिल बैठ के चर्चा करते थे, विचार करते थे, परिचर्चा करते थे। और यहाँ तक कि वैदिक काल में जो उल्लेख है, वैदिक ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है कि जो सभा और समितियाँ थीं, उसमें महिलाएं सदस्य हुआ करती थी, बाकायदा बैठ के डिस्कशन करती थीं और भाग लेती थी। तो बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही उन्नत किस्म की व्यवस्था थी। अगर मध्यकाल में हम आए और जो अगर भारत की हम बात करते हैं, तो मध्यकाल में दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य में अक्सर ये नाम बहुत, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। जो चोल साम्राज्य था, उस चोल साम्राज्य में राजेंद्र प्रथम ने अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन को बड़े पैमाने पर लागू किया था और बहुत आधुनिक तरीके का स्थानीय स्वशासन उसने लागू किया था। तो मध्यकाल में देखिए, अगर आधुनिक काल में हम चलें तो आधुनिक काल में मद्रास में सन 1687 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी के देख रेख और प्रशासन को चलाने के लिए पहली बार एक लोकल बॉडी का गठन किया गया था। तो आधुनिक काल में भारत में ये पहला ट्रेस हो सकता है। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन का जिसे जन्मदाता कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन। यह प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना को लागू किया था और कहा कि जो स्थानीय मामले हैं वह स्थानीय निकायों का गठन करके उसको संचालित किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में हमारा देश आगे आया और आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी जो थे वो ग्राम राज्य की बात करते थे। आप सब जानते हैं ग्राम राज्य की बात महात्मा गांधी करते थे। पूछा गया राम राज्य, कहते थे राम राज्य। पूछा गया राम राज्य क्या है, तो कहते थे ग्राम राज्य। राम राज्य का मतलब ग्राम राज्य। इसीलिए गांधी जी बड़े राज्यों के विरुद्ध थे। वह ऑर्गेनाइज्ड राज्य को, राज्य जो था, बड़े राज्य थे, उसको वो हिंसा का प्रतीक मानते थे।
और जो राज्य के कानून थे उनको भी वो कहते थे यह हिंसा का एक दूसरा रूप है। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि छोटे छोटे गांव हों और सारे गांव आत्मनिर्भर हों, तभी हम लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जीवित कर पाएंगे। इसीलिए गांधी जी ग्राम राज्य की, जिसे राम राज्य कहते हैं, उसकी बात करते थे। गांधी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए ही जब हमारे देश का संविधान बना, तो संविधान में आप जानते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 किसकी व्यवस्था करता है? पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन। आप सब जानते हैं अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है। जब हमने अपना संविधान बना लिया, संविधान लागू कर लिया, तो पहली बार इस दिशा में जो ठोस प्रयास किया गया वह सन 1952। सन 1952 में क्या किया गया था? सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। और 2 अक्टूबर इसलिए कि महत्वपूर्ण ढंग से आप जानते हैं सबकी, जो महात्मा गांधी जी का जो जन्मदिन था 31 अक्टूबर, जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर, उसको मनाने के लिए उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे इस त्यौहार को हम लोग, इस कार्यक्रम को लागू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे। 1952 पहला प्रयास था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर लागू किया गया, और यह एक सपना था स्थानीय स्वशासन को लागू करने का। इसीलिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के गंभीरता को देखते हुए पहली बार बीडीओ का पद सृजित किया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, का पद विकसित किया गया। लेकिन चंद वर्षों में ही महसूस किया गया कि यह जो प्रयास है वह अधूरा है और शायद इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सन 1957 में बलवंत राव मेहता इनके रिपोर्ट के आधार पे भारत में 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ? नागौर कहाँ है? राजस्थान में। नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, ने पहले पंचायत का उद्घाटन किया। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 2 अक्टूबर सन 1959 को बलवंत राय मेहता के समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया, और इस प्रकार स्थानीय स्वशासन को इन्फोर्स किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया बड़े पैमाने पर, व्यापक रूप से। और इसका उद्देश्य, एक लाइन में यह सवाल पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन में इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थानीय स्वशासन को इंट्रोड्यूस किया गया व्यापक पैमाने पर। भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले पंचायत का उद्घाटन किया। ठीक है, फिर यह व्यवस्था चलने लगी, लेकिन यह महसूस किया गया कि इस व्यवस्था को बड़े प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सन 1992 के एक्ट के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ग्रामीण पंचायत यानी कि पंचायती राज
और 74वां संशोधन इसके द्वारा नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, तो ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1993 में इन दोनों को लागू किया गया। कब? 1993 को किस तिथि को लागू किया गया? 24 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया। और यही कारण है कि हम 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। किसको? 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, आप सब जानते हैं। और ग्राम स्तर में जो ग्रामीण पंचायत, ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण स्वशासन में क्या है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। और नगरीय स्वशासन में क्या किया गया है? नगरीय स्वशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, तो ये तीन त्रिस्तरीय, किस स्तर, कितने स्तर की? त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? ग्रामीण स्वशासन में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, और जो नगरीय पंचायत है इसमें 243 पी से 243 जेड जी, 243 जेड जी तक नगरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि यह जो व्यवस्था है वह व्यवस्था तमाम सुधारों के साथ लागू की गई है। और इसमें कई समितियों के रिपोर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से राव समिति सबसे इंपॉर्टेंट है। राव समिति, सिंधवी समिति, गाडगिल समिति, तमाम रिपोर्ट समितियों के रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन राव समिति की जो रिपोर्ट थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके बहुत सारे सुधारों को शामिल किया गया। अब इस दोनों में किया क्या गया है कि चक्रीय, जो पहला है एक चक्रीय, इन दोनों में चक्रीय आरक्षण की व्यवस्था की गई है, चक्रीय आरक्षण की व्यवस्था। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात, जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजातियों, वो चक्रीय आरक्षण है। चक्रीय आरक्षण के साथ क्या है? दूसरी बात, 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है 1/3 स्थान। और जो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है उसमें अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो जगहें हैं वो उसी जाति की महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखिए, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ा के 50% तक किया है। उसमें से मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां 50% तक महिलाओं को आरक्षण किया गया है। और यही नहीं, भारत सरकार भी इस बात पे विचार कर रही है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पे इसे संशोधन करके 50% आरक्षण हर जगह लागू कर दिया जाए। हालांकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है। तो इस प्रकार यह चक्रीय आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ, एक बात और बता दें आपको कि यह जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन है, इसमें जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसमें कुल 29 विषय गिनाए गए हैं। इन 29 विषयों पे
जो ग्रामीण स्वशासन है वो कार्य करता है, नियम बनाता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करता है, ये सब सारे काम करता है। इसी तरह जो नगरीय स्वशासन है, इस नगरीय स्वशासन में जो विषय रखे गए हैं वो कुल कितने हैं? 18 विषय। नगरीय स्वशासन में कुल 18 विषय हैं और ग्रामीण स्वशासन में कुल 29 विषय हैं। तो इन विषयों पर, अपने अनुदानित विषयों पर ये दोनों कार्य करते हैं और रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। अब एक बात और है कि जो ग्रामीण स्वशासन में जो ग्राम पंचायत है, वह ग्राम पंचायत में आप सब जानते हैं, व्यवस्था से बहुत वाकिफ है कि जो ग्राम प्रधान होता है वह जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। लेकिन फिर उसी तरह से जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, जनता द्वारा सीधे तौर पे कौन कौन से लोग चुने जाते हैं? ग्राम प्रधान चुना जाता है, बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य होता है, वार्ड मेंबर जो होता है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य, वह जनता द्वारा चुना जाता है, और जिला पंचायत का सदस्य वह जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। तो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसे मुखिया, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख, वह ब्लॉक प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसे कौन चुनता है? क्षेत्र पंचायत के सदस्य, बीडीसी सदस्य मिलके उसको चुनते हैं वोट करके। इसी तरह जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यानी वह भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो 3 चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और 2 चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। इसी तरह से अगर आप नगरीय स्वशासन में आ जाएंगे तो जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत की क्या क्राइटेरिया रखा गया है? 5000 की जनसंख्या से लेके 5000 से लेके 5 लाख की जनसंख्या, 5 लाख की जनसंख्या तक क्या होता है? नगर पंचायत। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख क्या होता है? नगर पालिका। 5 लाख से 10 लाख तक नगर पालिका, और 10 लाख के ऊपर नगर निगम। 10 लाख के ऊपर होता है तो नगर निगम। तो 10 लाख के ऊपर नगर निगम, 5 लाख से 10 लाख तक नगर पालिका, और 5 लाख से नीचे से लेके 5000 के ऊपर यह नगर पंचायत होता है। तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। जो अब यहाँ थोड़ी व्यवस्था में चेंज लाया गया है। जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जो वार्ड मेंबर होता है वो भी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। नगर पालिका का अध्यक्ष और जो वार्ड मेंबर होते हैं सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसी तरह नगर निगम के सदस्य और महापौर, जो नगर निगम होता है वहाँ कौन होता है? अधिकारी महापौर होता है, मेयर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकांश लोग आप में से जानते हैं मेयर या महापौर यह नगर निगम में होता है, नगर पालिका में चेयरमैन होता है, इसी तरह नगर पंचायत में भी चेयरमैन होता है। तो यह व्यवस्थाएं हैं और स्थानीय स्वशासन के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लाभान्वित होंगे। कहीं कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।